तो गाइस कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की हीरोइन से जिसका नाम चा जीयून है। वो अपने घर पर बैठकर बेसबॉल मैच देखते हुए अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। तभी उसको उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। उसने कहा होता है, जीयून मैं ट्रिप पर निकल रहा हूँ, जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी पर सॉरी। ये मैसेज देखकर जीयून को काफी बुरा लगता है क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी, पर सारा सरप्राइज प्लान बर्बाद हो गया। अब यहाँ से 8 महीने बीत जाते हैं। हमें पता चलता है कि जीयून को उसके बॉयफ्रेंड ने गोस्ट कर दिया था। वो ट्रेन से ऑफिस जा रही होती है, तभी सभी के फोन पर सेफ्टी अलर्ट मैसेज आता है। बताया गया होता है कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। जीयून थोड़ी जल्दी ऑफिस आ गई होती है तो कन्वीनियंस स्टोर में आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है। तभी यहाँ पर उसका कॉलीग गीते आता है और बताता है कि 3 in 1 आने वाला है। तू किसकी बात कर रहा है? क्या तू कांग सियू को नहीं जानती? जीयून थोड़ा सोचती है और कहती है, कांग सियू वो मशहूर वर्कोहॉलिक क्या? हाँ, उसी को तो 3 in 1 कहते हैं। नो स्माइल, नो पीपल, नो सॉरी। हेलो, कांग सियू बोल रहा हूँ। आज जो हमारा माल पहुँचना चाहिए था अब तक वो पहुँचा नहीं है। या तो मेरी लिस्ट खो गई है या फिर तुम किसी काम के नहीं हो। उसके चेहरे पर स्माइल नाम की चीज नहीं है। लोगों से बात करना तो दूर, उनसे मिलता तक नहीं है। सामने जूनियर हो या सीनियर, उसके मुंह से सॉरी आज तक किसी ने नहीं सुना। इसीलिए हम उसे 3 in 1 कहते हैं। कुछ लोगों को लिफ्ट तक आने में सिर्फ 1 सेकंड लेट होता है, पर वो उनके लिए लिफ्ट नहीं रोकता है। मशहूर 100% टास्क फोर्स प्रोजेक्ट के कामयाबी के पीछे यही था। इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि 5 साल में 2 बार प्रमोट होकर सीधा मैनेजर बन गया। जीयून ऑफिस आती है तो उसका टीम मैनेजर फोन पर बात कर रहा होता है और काफी गुस्से में होता है। कॉल कट होने के बाद जीयून पूछती है कि सर कोई दिक्कत हुई है क्या? रिसर्च टीम और फैक्ट्री वर्कर्स में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह ठप पड़ी है। क्या? पर क्यों? मैं भी यही जानना चाहता हूँ। अभी टेस्ट प्रोडक्शन चल रहा है और अभी से ही इतनी भसर मच गई है, तो ये बताओ कि आखिर कोई शांति से काम कैसे करे? मैनेजर जीयून से कहता है, तुम फैक्ट्री जाओ और जल्दी से मामला निपटाकर प्रोडक्शन चालू करवाओ। जीयून टाइम कैलकुलेट करती है और बताती है कि सर अगर मैं अभी निकली तो मुझे आने में काफी देर हो जाएगी। साथ ही उसका जाने का मन भी नहीं होता है। एक काम करो, हेलीकॉप्टर से जाओ। हेलीकॉप्टर तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स के लिए है ना, इमरजेंसी सिचुएशन में छोटे मोटे एम्प्लॉयज भी जा सकते हैं। अगले सीन में हम जीयून को हेलीकॉप्टर में देखते हैं। कोई नहीं, अच्छा है हेलीकॉप्टर में बैठ गई और घर भी जल्दी जाऊंगी। वो आसमान से नीचे का नजारा देखते हुए मजे से जाने लगती है। फिर हमें फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। इस फैक्ट्री में स्फेयर आइस बन रहा है, पर उसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है। रिसर्च टीम चाहती है कि मशीन के कुछ पार्ट्स को बदल के काम फिर से शुरू किया जाए, पर फैक्ट्री के वर्कर्स कह रहे हैं कि ऐसा करने पर वो लोग टाइम पर काम खत्म नहीं कर पाएंगे। इसी बात को लेकर दोनों टीम में लड़ाई हो रही है। तभी यहाँ पर जीयून आती है और सभी को शांत कराती है। वो स्फेयर आइस को चेक करती है जिसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है, पर इस वजह से लॉन्च को नहीं रोक सकते सोचकर जीयून उन सभी से कहती है, ऐसा करते हैं सबसे पहले टेस्ट सैंपल बनाते हैं, फिर धीरे धीरे आइस की क्वालिटी को सुधारने पर काम करेंगे। अभी और भी काफी सारे टेस्ट करने बाकी हैं, तो पहले उन्हें कर लेते हैं। अब चाहे जो भी हो लॉन्च तो करना ही है। तभी यहाँ पर कांग सियू आता है और कहता है, बाद में क्यों करे, अभी क्यों नहीं? हम प्रोडक्शन के बाद क्वालिटी क्यों सुधारे? जीयून सोचने लगती है कि ये बंदा कौन है। वो कहती है, क्योंकि अगर लॉन्च में देरी हुई तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे, और अगर वही कॉम्पिटिटर्स हमसे बेहतर आइस क्वालिटी लेकर आ गए तो फिर भी ये रेस तो हम ही जीतेंगे ना। अगर डेवलपमेंट में ही अटके रहे तो दोनों तरफ से हार पक्की है। दोनों तरफ से जीतने के बारे में क्यों नहीं सोचती? रिस्क को पहले से ही भाप लेना और वक्त रहते ही बैकअप प्लान बनाना, मुझे कंपनी ने इसी काम के लिए हायर किया था। कांग सियू जीयून का आईडी देखकर कहता है, मिस जीयून क्या आप हमेशा इसी तरह काम करती हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? बैकअप प्लान तुरुम का इक्का है जो बाजी हारने से पहले फेंका जाता है। शुरुआत से ही हारने की तैयारी कर रही हो, ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे ये तो नहीं पता कि आप कौन है, पर लगता है कि काफी आदर्शवादी हो। मैं कांग सियू हूँ। वो कौन है जानकर जीयून शॉक्ड रह जाती है। रिसर्च टीम कहती है, हमने सुना था कि आप आने वाले हैं, पर आप यहाँ पर कैसे? काम समझना हो तो फील्ड पर आना ही पड़ता है। मैं बस एक नजर देखकर निकल जाऊंगा बोलकर वो जाने लगता है। अब हम क्या करें? इसमें पूछना क्या, प्रोडक्शन रोक दो। तभी जीयून कहती है, आइस स्पाइक्स बना लो। ये सुनकर कांग सियू रुक जाता है। आइसिकल्स में तो क्लैरिटी होती है, तो हम वैसा नहीं बना सकते क्या? ये आइडिया रिसर्च टीम और वर्कर्स दोनों को पसंद आता है, पर कंपनी से मंजूरी मिलने के बाद ही वो लोग इस पर काम कर सकते हैं। जब वापस जाने के लिए जीयून हेलीकॉप्टर में बैठती है तो पायलट बताता है कि एक और पैसेंजर हमारे साथ जाने वाला है, और वो और कोई नहीं बल्कि कांग सियू होता है। जीयून उसको अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देती है, साथ ही माफी भी मांगती है उसको ना पहचान पाने के लिए। आज का मौसम बहुत खराब होता है तो हेलीकॉप्टर में थोड़ी सी टर्बुलेंस आती है, जिससे जीयून बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए कांग सियू के गोद में अपना सिर रख लेती है। पायलट बताता है कि सब कुछ ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जीयून उठकर बैठ जाती है और काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है कि तभी वो कांग सियू के सामने उल्टी भी कर देती है। जब वो ऑफिस आती है तो मैनेजर गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें वहाँ झगड़ा सुलझाने के लिए भेजा था, पर तुम तो काम ही बंद करवा के आ गई। मैनेजर अपनी टीम के सभी लोगों से कहता है, कल सुबह तक इसका कोई सोल्यूशन तैयार करके मेरे सामने प्रेजेंट करो, समझ गए ना? तो सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जीयून हमेशा 6 बजे तक अपना काम खत्म कर लेती है और घर चली जाती है। आज भी वो 6 बजे काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। तो उसके सभी कॉलीग्स सोचने लगते हैं कि वो हर रोज अपना काम टाइम पर खत्म करके जाती कहाँ है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहीं नहीं जाती है, सीधा अपने घर आती है और चिल करती है। वो अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करके आज जो कुछ भी हुआ उसको सब कुछ बताती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जी यून अपने एक्स बॉयफ्रेंड गायुल को अब तक ढूंढ रही है। पिछली बार जब वो ट्रिप के लिए निकला था तब से ही वो गायुल को कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। साल 2013 में जीउन ने पहली बार गायुल को देखा था। वो पियानो बजा रहा था और साथ ही गाना भी गा रहा था। उस वक्त दोनों कॉलेज में थे। गायुल का एक म्यूजिक बैंड था तो जीउन उसके बैंड को ज्वाइन करने आई थी। गायुल के पूछने पर उसने बताया था कि वो ड्रम्स बजाती है, जो कि गायुल को काफी कूल लगा था। गायुल के साथ रहते रहते जीउन को उससे प्यार हो गया था। 2 साल बाद साल 2015 में जीउन ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोचा था, पर उसी दिन गायुल ने बताया था कि वो अगले हफ्ते आर्मी में जाने वाला है, जो जानने के बाद जीउन ने खुद को रोक लिया था। 2 साल बाद जब गायुल मिलिट्री सर्विस पूरा करके वापस आया था तो जीउन ने उसका फ्यूचर प्लान पूछा था, तो उसने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा और वहाँ नेचर के बीचों बीच दिल खोलकर म्यूजिक बनाएगा, जो जानने के बाद जीउन ने फिर से कन्फेस नहीं किया था। फिर 4 साल बाद 2021 में दोनों की फिर से मुलाकात हुई थी और इस बार गायुल ने जीउन को प्रपोज किया था क्योंकि वो भी उसको लाइक करता था, जिसके बाद दोनों डेट करने लगे थे। चलो अब प्रेजेंट में आते हैं। जीउन को अब प्यार से नफरत है, क्योंकि उसके हिसाब से जब लोग प्यार में पड़ जाते हैं तो लगने लगता है कि हर चीज मुमकिन है। उधर कांग सियू उन सभी एम्प्लॉइज के डिटेल्स देख रहा होता है जिनके साथ वो काम करने वाला है। जब उसके सामने जीउन के डिटेल्स आते हैं तो वो काफी सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो ऑफिस आता है और प्रोडक्ट प्लानिंग टीम 2 के सभी लोगों को बताता है कि वो उनका नया मैनेजर है। जीउन ये देखकर मन में कहती है, मेरे सामने जो टीम काम करती है उसका मैनेजर इसे ही होना था। कांग सियू कहता है, मुझे आप सभी के नाम और काम मालूम है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज से हमारी सारी बातचीत तो कॉर्पोरेट मैसेंजर पर होगी और सारी रिपोर्ट्स मुझे ईमेल पर चाहिए। तो चलिए कौन कौन अभी क्या काम कर रहा है उसकी एक लिस्ट बनाइए और मेरे पास भेज दीजिए। फिर सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कांग सियू की नजर जीउन पर जाती है तो अपना मुंह छुपा लेती है। लंच टाइम पर जब जीउन अपनी कॉलीग यून के साथ लंच कर रही होती है तभी जीउन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बताती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ, लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। जीउन जब उस रेस्टोरेंट में पहुँचती है तो एक बंदा उसको अपना नाम बताता है और कहता है, आप यहाँ पर मुझसे ही मिलने आई हैं। पहले तो वो शॉक रह जाती है, फिर उसको समझ आता है कि उसकी मॉम ने उसको उल्लू बनाया है ताकि यहाँ उसको ब्लाइंड डेट पर ला सके। वो उस बंदे से कहती है, मैं बस एक कॉल करके अभी आई। फिर वो बाहर आ जाती है और अपनी मॉम को कॉल करने लग जाती है, पर वो कॉल उठा ही नहीं रही होती है। तभी कांग सियू इसी रेस्टोरेंट में लंच करने आता है। जीउन रास्ते में खड़ी होती है तो कांग सियू उसको साइड हटने को कहता है। कांग सियू को अचानक अपने पीछे देखकर वो शॉक रह जाती है। उसकी मॉम कॉल नहीं उठाती है तो ना चाहते हुए भी जीउन को उस बंदे के साथ लंच करना पड़ता है और उसके सामने ही कांग सियू बैठकर लंच कर रहा होता है, जिससे जीउन को काफी अजीब लग रहा होता है। साथ ही वो बंदा काफी अजीब बातें भी कर रहा होता है, जो कि जीउन के लिए और ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि कांग सियू सब सुन रहा होता है। लंच करने के बाद जब कांग सियू जा रहा होता है तो वो हल्का सा मुस्कुराता है, जो कि जीउन देख लेती है। जीउन उस बंदे को बताती है कि वो अभी फिलहाल डेटिंग नहीं करना चाहती है और उससे माफी मांगती है उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। फिर जब जीउन ऑफिस आती है तो उसकी मुलाकात मिस चोई से होती है। मिस चोई उसकी मेंटोर थी जिनको डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मिस चोई जीउन को अपनी शादी का कार्ड देती है। जीउन उनको बधाई देती है और कहती है कि वो पक्का शादी में आएगी। फिर जब वो ऑफिस में जा रही होती है तो एक लड़की उससे कहती है, सुना है आपका बॉयफ्रेंड बहुत प्यारा है। फिर एक बंदा आकर कहता है, सुना है आप शादी कर रही हैं, आपको बधाई हो। जीउन सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी गीते आता है और कहता है, सुना है तुम ब्लाइंड डेट पर गई थी, वाह क्या बात है। जीउन गीते को पकड़कर साइड में लाती है और पूछती है कि किसने बताया कि मैं डेट पर गई थी। मैंने कंपनी फोरम पर देखा था। ये देखो सारा चैट बॉक्स इसी बात से भरा पड़ा है, लोग उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखकर वो शॉक रह जाती है। तभी उसको याद आता है कि उस रेस्टोरेंट में कंपनी से सिर्फ कांग सियू ही मौजूद था और जाते वक्त वो मुस्कुरा भी रहा था। तो वो सोचने लगती है कि कहीं उसने ही तो ये बात नहीं फैलाई है। जब कांग सियू कॉफी लेने आता है तो जीउन उसके पास आती है और कहती है, क्या आपने खाना अच्छे से खाया? तो कांग सियू हाँ कहता है। वैसे क्या आपने भी वो अफवाह सुनी है कि मैं लंच टाइम पर ब्लाइंड डेट पर गई थी? अच्छा तो वो ब्लाइंड डेट थी क्या? मुझे ना चाहते हुए भी उस डेट पर जाना पड़ा था, पर मैं उस बंदे से फिर कभी नहीं मिलने वाली हूँ। लेकिन जब ये बात किसी को पता ही नहीं थी तो ये अफवाह उड़ाई किसने? पता नहीं, पर वो मैं नहीं हूँ। वो मन में कहती है, ये नहीं था क्या? ऑफिस में बहुत सारी फेक न्यूज घूमती रहती है तो सोचा आपको ये बात इन्फॉर्म कर दूं। कांग सियू उसके पास मिस चोई के शादी का कार्ड देखता है। जीउन पूछती है, क्या आप शादी में जाओगे? मैं वहाँ जाके क्या करूँगा बोलकर वो चला जाता है। जीउन मन में कहती है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? जीउन अपनी मॉम को कॉल करके बहुत बातें सुनाती है उसको धोखे से ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए। उसकी मॉम चाहती है कि वो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढकर शादी कर ले, पर जीउन अभी शादी नहीं करना चाहती है, यहाँ तक कि किसी को डेट भी नहीं करना चाहती। अगले दिन ऑफिस में सभी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग होती है। प्रोडक्शन का काम रुका पड़ा है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। मैनेजर को बताता है कि उसने एक रिस्पॉन्स प्लान बनाया है और जब वो प्रेजेंटेशन देने लगता है तो जीउन शॉक्ड रह जाती है क्योंकि ये प्लान उसने बनाया था, पर मैनेजर उसका प्लान चुरा कर सारा क्रेडिट ले रहा है कि उसने खुद ये प्लान तैयार किया है। जीउन के एक्सप्रेशन देखकर कांग सियू को अंदाजा लग जाता है
कि बात क्या है। जीउन को काफी गुस्सा आता है तो वो प्रोजेक्टर को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट कर देती है और कहती है सिस्टम में एरर आ गया है तो रिबूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव्स मैनेजर को कंटिन्यू करने को कहते हैं पर बिना विजुअल ऐड के वो कुछ भी समझा नहीं पा रहा होता है तो वो कहता है प्रोजेक्टर चालू होने के बाद ही बात करना सही रहेगा। कांग सीयू मैनेजर से एक सवाल पूछता है कि स्फेयर आइस का मतलब क्या है, उसकी खासियत क्या होती है, पर मैनेजर इस सवाल का जवाब अच्छे से दे नहीं पाता है तो प्रेसिडेंट कांग सीयू से ही पूछती है कि स्फेयर आइस की खासियत क्या है। कांग सीयू कहता है उसकी खूबसूरती। लोग डिजाइनर बैग उसके फंक्शन के लिए नहीं खरीदते बल्कि उसके नायाब होने की वजह से, उसकी डिजाइन की वजह से लेते हैं। हमारे रेफ्रिजरेटर से बना स्फेयर आइस भी ऐसा ही होना चाहिए। वो बस सिर्फ एक बर्फ का गोल टुकड़ा नहीं बल्कि ऐसा लग्जरी प्रोडक्ट होना चाहिए जिसे नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया हो। कांग सीयू की सोच जानकर जीउन सरप्राइज्ड रह जाती है। मैनेजर कहता है हमारे मौजूदा टेक्नोलॉजी में यह मुमकिन नहीं है। मिस जीउन, क्या आपको भी यही लगता है? क्या स्फेयर आइस में क्लैरिटी लाने का कोई और तरीका है? कांग सीयू को जीउन का आइस स्पाइक्स वाला आइडिया पसंद आया था तो वो चाहता है कि जीउन सबके सामने अपनी बात रखे, पर जीउन काफी सोचने के बाद कहती है कि कोई तरीका नहीं है। ये सुनकर कांग सीयू काफी डिसअपॉइंट होता है। प्रेसिडेंट कांग सीयू से पूछती है कि अब हम आगे क्या करें? मुझे लगता है कि हमें इस स्फेयर आइस फ्रीज के लॉन्च प्लान को पूरी तरह रोक देना चाहिए। ये सुनकर सभी एग्जीक्यूटिव्स काफी परेशान हो जाते हैं। अगर अभी प्रोडक्शन रोका तो कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है क्या? लॉन्च के बाद प्रोडक्ट सरदर्द बन जाए उससे तो नुकसान ही अच्छा है। मीटिंग खत्म होने के बाद जीउन एक खाली रूम में आती है और अपना गुस्सा शांत करने के लिए जोर जोर से मैनेजर को गाली देने लगती है। तभी यहाँ पर कांग सीयू आता है और उससे पूछता है कि तुमने वहाँ पर कुछ कहा क्यों नहीं आइस स्पाइक्स के बारे में? ओ अच्छा, तुम्हें लगा कि अगर कह दिया तो फैक्ट्री की तरह बंद करवा देंगे या कोई फिर से तुम्हारा आइडिया चुरा लेगा, इसलिए मौका मिलने के बाद भी तुमने चुप रहना चुना। तभी जीउन को गीते का कॉल आता है तो वह जाने लगती है, पर जाने से पहले कहती है मैंने चुना नहीं था, बस मुझसे कहा नहीं गया क्योंकि मैं अब भी आइस स्पाइक्स को लेकर श्योर नहीं हूँ। जीउन चली जाती है पर अपना डायरी यहीं भूल जाती है तो कांग सीयू उसका डायरी लेकर देखने लगता है। जीउन गीते के पास आती है और पूछती है कि मुझे क्यों बुलाया? ये सब हमारी टीम की तरफ से शादी का कैश गिफ्ट है तो उनको दे देना। तुम्हारे अलावा हम में से कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि इस वक्त काम काफी ज्यादा है। इसमें मिस्टर कांग सीयू का लिफाफा नहीं है तो प्लीज तुम उनसे मांग लेना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है, बोलकर वो चला जाता है। जीउन ऑफिस से निकलने से पहले कांग सीयू से लिफाफा मांगने जाती है। तभी उसे याद आता है कि कांग सीयू ने कहा था कि वो शादी में जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए लिफाफा मांगना उसे काफी अजीब लगता है तो बिना मांगे ऑफिस से निकल जाती है। जब वो बस स्टॉप पर होती है तो यहाँ पर कांग सीयू आता है जिससे जीउन सोचने लग जाती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। तभी कांग सीयू बैग में से डायरी निकालकर जीउन को देता है। जीउन सरप्राइज रह जाती है और पूछती है कि ये आपको कहाँ मिला? ये मुझे प्रोडक्ट शोरूम में मिला, तुम इसे वहीं भूल गई थी। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर मुझे ये देने के लिए आ गए। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। तभी बस आ जाती है तो जीउन बस में चढ़ जाती है और सीट पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कांग सीयू भी बस में चढ़ गया है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। इससे जीउन हैरान रह जाती है और मन में कहती है इतनी सारी सीट्स खाली है पर ये मेरे बगल में क्यों बैठा? कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है? पर क्यों? कांग सीयू कहता है उस डायरी में काफी मजेदार चीजें लिखी हुई है। आपने मेरी डायरी पढ़ी? बिना पढ़े पता कैसे चलता कि किसकी है? हाँ, आपकी बात तो सही है, उसमें काफी कमाल के आइडियाज लिखे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो खुद को वैसे 10 स्टैम्प्स दे दिए होते, कम पड़ता तो एक और दे देता। जीउन मन में कहती है एक तो ये इतनी दूर मेरी डायरी लौटाने आ गया और अब मेरी आइडियाज की तारीफ भी कर रहा है, कहीं ये वो देने तो नहीं आया है। वो अपना हाथ उसके सामने रखती है और कहती है मैं बिल्कुल सही जगह दे आऊंगी। मैं क्या दूंगा जो तुम दे आओगी? मिस चोई की शादी का गिफ्ट। एक बात बताओ, क्या तुम अपने एक्स हस्बैंड की शादी में कोई गिफ्ट भेजोगी क्या? तभी बस स्टॉप आ जाता है तो कांग सीयू उतर जाता है। ये जानकर जीउन काफी शॉक में होती है कि कांग सीयू मिस चोई का एक्स हस्बैंड है। जीउन मिस चोई की शादी में आती है। उसने कांग सीयू से शादी से रिलेटेड जो बातें कही थी उसके बारे में सोचकर उसे काफी बुरा लग रहा होता है तो वो कांग सीयू को मैसेज करती है मैं जीउन आपसे माफी मांगनी थी, मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। शादी अटेंड करने के बाद थोड़ा चिल करने के लिए वो एक पार्क में आकर बैठ जाती है। पार्क में बहुत सारे कपल्स अपने बच्चों के साथ आए होते हैं जिनको देखकर जीउन को याद आता है कि एक वक्त था जब वो भी अपने बॉयफ्रेंड गायुल से शादी करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे पर ऐसा हो नहीं पाया, गायुल उसे छोड़कर चला गया। इसके बारे में सोचकर वो काफी सैड हो जाती है। उसने गायुल को बहुत मैसेज किए थे पर उसका एक भी रिप्लाई नहीं आया। तभी उसको कांग सीयू का मैसेज आता है अगर माफी चाहिए तो एक ड्रिंक पिलानी पड़ेगी। शाम को जीउन उससे मिलने जा रही होती है तो रोड क्रॉस करते वक्त कांग सीयू का कॉल आता है मैं दिखा तुम्हें, आप कहाँ पर हैं? मैं सड़क के दूसरी तरफ हूँ। कांग सीयू उसको दिख नहीं रहा होता है तो वो सड़क के बीच में रुक कर हर तरफ उसे ढूंढने लगती है। रोड क्रॉस करने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला होता है। तभी कांग सीयू उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़कर जल्दी से रोड क्रॉस करता है। तुम पागल हो क्या? सड़क के बीचों बीच क्यों खड़ी हुई थी? चलो चलते हैं। जीउन मन में कहती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीकेंड पर इस बंदे से अकेले में मिलूंगी। कांग सीयू उसको एक बार में लेकर आता है। मैं हैरान हूँ कि आपको ऐसी जगहों
जगहों के बारे में भी पता है। इस जगह का मालिक मेरा दोस्त है। कांग सियू को देखकर उसका दोस्त स्योंगमिन कहता है, अबे तू यूएस से वापस कब आया? जी यून मन में कहती है, इस बंदे का दोस्त भी है, जब कोई आता नहीं है तो इसे बंद क्यों नहीं कर देता? सलाह आते ही ज्ञान झाड़ने लग गया। दोनों बैठ जाते हैं तो स्योंगमिन उनके लिए ड्रिंक बनाता है। मुझे स्टोर रूम में कुछ काम है तो मैं अभी आता हूँ बोलकर वो चला जाता है। जी यून उसको देखने लगती है और मन में कहती है, ऑफिस के बाहर तो ये बंदा बिल्कुल ही अलग इंसान लगता है। अचानक मैसेज किया तो तुम्हें हैरानी हुई होगी ना? हाँ थोड़ी सी। शादी अच्छे से तो हो गई ना? जी यून मन में कहती है, तो अच्छा इसलिए मिलने बुलाया है? हाँ सब कुछ अच्छे से हो गया था। कांग सियू को सैड देखकर वो थोड़ी फनी सी बातें करने की कोशिश करती है, साथ ही पूछती है कि आज पूरे दिन उसने क्या किया। बस दिन भर वर्कआउट कर रहा था। सही है, ऐसे दिन पर तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और सारा गम भुलाने के लिए ड्रिंक करना चाहिए। तभी जीवन को एहसास होता है कि उसने ये क्या बोल दिया और क्यों बोला। हाँ मुझे भी लगता है कि आज के दिन तो पीना बनता है। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वैसे आज के बाद मैं प्रोडक्ट प्लानिंग टीम 2 का मैनेजर नहीं रहूंगा, मुझे काम से निकाल दिया गया है। ये सुनकर जीवन शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है, इसीलिए आपको प्रेसिडेंट के सामने प्रोडक्शन बंद करने की बात नहीं करनी चाहिए थी। जीवन को उसके लिए बुरा लग रहा होता है और ये बात कांग सियू भी नोटिस करता है। तभी कांग सियू को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। तुम ड्रिंक करो, मैं बात करके आता हूँ बोलकर वो बाहर चला जाता है और जब कुछ देर बाद बात करके वापस आता है तो जीवन को सोया देखता है। इसे क्या हो गया? तेरे बाहर जाते ही पूरी बोतल गटक गई है। दोनों उसको उठाने की कोशिश करते हैं पर वो टस से मस नहीं होती है। तो कांग सियू उससे कहता है, मिस यूजिन उठ जाओ, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है। ये सुनते ही वो होश में आ जाती है। कांग सियू उसको घर छोड़ने जाने लगता है क्योंकि वो काफी नशे में है। जीवन कहती है, मैं कभी भी देर तक काम नहीं करती, आज तो पी रखी है, नहीं तो बिल्कुल टाइम पर चलती हूँ, इसीलिए लोग मुझे घड़ी की परी कहते हैं। ओह अच्छा, तो तुम परी हो? ये परी कब से बन गई तुम? नौकरी के तीसरे साल तक ना मैं रात भर जागकर काम करती थी क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। फिर 5वें साल तक मेरे सिर पर बॉसेस के काम का बोझ था और पाँव जूनियर्स के फैलाए रायते में फिसल रहा था। अगर मेरे 10 हाथ होते तब भी काम पूरा नहीं होता। इसीलिए ये वक्त आते आते लोग अक्सर नौकरी बदल लेते हैं। एक काम के चक्कर में मुझे चक्कर आ गया था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे कुछ दिन छुट्टी लेने के बावजूद भी कंपनी के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे लगता था कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो कंपनी बिल्कुल बिखर जाएगी, पर जब जब कोई टायर पंचर होता है ना तो एक स्टेपनी तैयार मिलती है। बिल्कुल सही, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं घड़ी की परी बनूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं अपने टाइम पर ही निकलूंगी। तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ फिर भी तुम नौकरी छोड़कर नहीं गई। ये सुनकर वो रुक जाती है और कहती है, वो चला गया मुझे छोड़कर। मैं तो उसे प्रपोज करने वाली थी पर वो मुझे छोड़कर चला गया। किसकी बात कर रही हो? कौन भाग गया? मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया, मेरा मतलब एक्स बॉयफ्रेंड। काम की बातों में अचानक तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे आ गया? अरे सर, डेटिंग करना और नौकरी करना दोनों एक जैसे ही हैं। शुरुआत में दिल तेजी से धड़कता है, बहुत खुश खुश रहता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद सिर्फ कमियां दिखाई देती है। नौकरी छोड़ने का मन करता है कि तभी सैलरी आ जाती है, ब्रेकअप करने का मन करता है कि तभी एनिवर्सरी आ जाती है। फिर एक दिन सर पर सवालों का पहाड़ होता है कि मैं ये कर क्या रही हूँ? आपने भी कहा था कि मैं एक डरपोक हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ बैकअप के बारे में सोचती हूँ, प्लान बी बनाती रहती हूँ। अब मुझसे यही हो पाता है तो मैं क्या करूँ? आपको क्या लगता है आप अलग हो? आपकी भी तो नौकरी चली गई। तभी जीवन का पैर उसके खुद के पैर से टकरा जाता है। कांग सियू उसको पकड़ लेता है, उसको गिरने से बचा लेता है। जीवन उसको देखने लगती है। संभल कर चलो, अगर इस उम्र में हड्डी टूटी तो बड़ी मुश्किल से जुड़ेगी। कल क्या कर रही हो? मुझे लगता है कि हमें कल फिर से मिलना चाहिए, अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर जीवन हैरान रह जाती है। फिर थोड़ा सोचने के बाद कहती है, क्या आप मेरे घर पे एक और ड्रिंक पीना चाहोगे? ये सुनकर कांग सियू शॉक्ड रह जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कांग सियू जीवन के घर आ जाता है। जीवन शराब और ग्लास लेकर आती है। दोनों बोतल पकड़ने जाते हैं तो उनका हाथ टच होता है। कांग सियू उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसे किस करता है। जीवन उसके बालों को टच करती है और उसे किस करने जाती है तो कांग सियू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही फ्लर्ट करती हो क्या? तभी जीवन की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस उसका सपना था। फिर हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। जीवन मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर कांग मेरे नखरे उठा लेंगे। वो पूछना चाह रही होती है कि क्या आप मेरे घर पे एक और ड्रिंक पीना चाहोगे, पर पूछ नहीं पाती है, बल्कि ये कहती है कि आपका घर अगर बहुत दूर है तो आप मेरे घर पर भी रुक सकते हैं। नहीं, मेरा घर यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है। कांग सियू के मना करने के बाद जीवन उसको गुड नाइट बोलकर घर आ गई थी। शाबाश जीवन, बहुत सही किया तूने, सही वक्त पर खुद को काबू कर लिया तूने। मैं भी ना पागल हूँ, अपने सीनियर के साथ ये क्या करने जा रही थी, इसके बारे में सोच कर ही डर लग रहा है। शराब है ही ऐसी चीज, इसे पीकर सपने भी बड़े अजीब आते हैं। कांग सियू अपने घर पर कॉफी बना रहा होता है और रात को जो हुआ था उसके बारे में सोच रहा होता है। मुझे उसके घर जाने के लिए हाँ कहना चाहिए था क्या? जीयून स्टोर आती है और बहुत सारा स्नैक्स खरीदती है। इसी स्टोर में कांग सियू भी आता है और वो जीयून को देख लेता है। अपने कपड़ों की वजह से वो कांग सियू के सामने काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है। तुमने तो
बहुत सारा स्नैक्स खरीद लिया है। जी यून उसको खाने के लिए एक आइसक्रीम देती है पर वो नहीं लेता है और चला जाता है। जी यून बिल पे करती है तो वो लड़की कहती है उस आदमी ने पैसे पे कर दिया था पर ये ले जाना भूल गया, तुम उसे जानती हो ना, प्लीज उसे ये दे देना। कांग सियू बाहर एक गली में आकर काफी हंसने लगता है। जी यून स्टोर के बाहर आती है तो एक बच्ची उसके पैंट का मजाक उड़ाती है कि आपने बिल्कुल मेरे पापा जैसी चड्डी पहनी है। ये सुनकर कांग सियू को और ज्यादा हंसी आने लगती है। कांग सियू उसके ऊपर हंस रहा है देखकर जीउन को काफी गुस्सा आता है तो कांग सियू जो ड्रिंक भूल गया था उसे दिए बिना ही वो चली जाती है। जब वो ऑफिस आती है तो सामने से कांग सियू को आते देखकर वो वॉशरूम का बहाना बनाकर निकल लेती है। जब वो अपने कॉलीग्स के साथ लंच कर रही होती है तो कांग सियू अपना खाना लेकर उसके पास आता है और पूछता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। गीते हाँ कह देता है तो वो जीउन के बगल में बैठ जाता है। वो जीउन से बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती है मुझे एक काम याद आ गया, आप लोग खाना खाओ मैं चलती हूँ बोलकर निकल लेती है। कांग सियू समझ जाता है कि वो उसको अवॉइड कर रही है। जीउन कॉफी खरीदने आई होती है तो कांग सियू यहाँ आ जाता है और कॉफी का बिल पे कर देता है। मुझे लगा था कि तुम्हें कोई जरूरी काम था तो वो काम कॉफी पीना था, क्यों ना कॉफी पीते पीते थोड़ी बात कर ले, लगता है मैं कैफेटेरिया में कुछ भूल आई हूँ। यून तुम मेरी कॉफी ले आना बोलकर वो निकल लेती है। यून जब कॉफी लेकर जीउन के पास आती है तो पूछती है मिस्टर कैंग और आपके बीच ये सब क्या चल रहा है। जीउन बताती है कि कुछ भी नहीं चल रहा है, लगता है वो भी समझ गए हैं कि आप बहुत अच्छा काम करती हो तो शायद वो आपसे अपना कोई काम करवाना चाहते हैं। सही कहा ना, वो दूसरी टीम मेंबर को काम नहीं दे सकते, फिर क्या बात हो सकती है, कहीं वो आपको पसंद तो नहीं करते हैं। अरे ये तो और भी मुश्किल है, अगर ये बात भी नहीं है तो वो आपके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं। तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है। तुम जो भूल गई थी वो मिल गया क्या? हाँ मिल गया। तो क्या तुम आज शाम को फ्री हो? नहीं, मेरे कुछ प्लान है और उसे मैं कैंसिल नहीं कर सकती, पता था कि यही कहोगी बोलकर वो चला जाता है। देखा, मुझे पता था, उन्होंने पूछ लिया ना। कुछ भी बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को जीउन अपनी बेस्ट फ्रेंड हेजिन से मिलती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आ जाते हैं और जीउन उसको सारी बात बताती है। तुझे क्या लगता है उसे क्यों मिलना है तुझसे? मुझे क्या पता, शायद वो चाहता है कि उसके कंपनी से जाने के बाद मैं अपना मुंह बंद रखूं। वो जा रहा है क्या? हाँ लगता तो है। क्या मतलब तुझे अपना मुंह बंद रखना है? वो क्या है ना कि गलती से मुझे उनका एक सीक्रेट पता चल गया है और उसने तुझे तब देख लिया था जब तूने बहुत बेकार कपड़े पहने थे और अब वो कंपनी छोड़कर जा रहा है। मुझे तो ये प्यार का मामला लगता है। क्या बक रही है तू? तूने कहा ना कि वो तुझे देखकर हंस रहा था, जबकि उसके जैसे सख्त लौंडे कभी मुस्कुराते नहीं है। मुझे लगता है कि वो तुझे डेट के लिए पूछना चाहता है। तू ना उसे जानती नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। इस तरह की चीजें उस पर सूट नहीं करती है यार। अरे तू एक बार ट्राई तो कर, देख उसके साथ तेरी केमिस्ट्री बनती है कि नहीं। बकवास बंद कर और चुपचाप खाना खा। अगले दिन जीउन ऑफिस आती है तो लिफ्ट में कांग सियू को देखकर उसको हेजिन की कही हुई बातें याद आती है। क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। वो मैं सिक्योरिटी गेट पर कुछ भूल आई हूँ, आप लोग जाइए। जब वो चला जाता है तो वो खुद से कहती है अरे यार हेजिन, तूने ऐसा क्यों कहा था? दिमाग में वही सब चल रहा है। लिफ्ट में गीते भी होता है तो एक दूसरे से बातचीत करने पर कांग सियू को पता चलता है कि जीउन और गीते ने साथ में कंपनी ज्वाइन किया था और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लंच टाइम पर गीते जीउन को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है इस बहाने से कि साथ में लंच करते हैं, पर तभी यहाँ पर कांग सियू आ जाता है जिससे जीउन हैरान रह जाती है। मुझे अपनी वाइफ को एक जरूरी कॉल करना है बोलकर गीते बाहर चला जाता है। जीउन को समझ आ जाता है कि उससे मिलने के लिए कांग सियू ने उसके दोस्त का इस्तेमाल किया है। तुमसे अकेले में मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। जीउन मन में कहती है ये मुझसे अकेले में क्यों मिलना चाहता था? आपको मुझसे कुछ कहना है क्या? हाँ मुझे एक बात कहनी है। जीउन को लग रहा होता है कि कांग सियू उसको डेट के लिए पूछने वाला है तो कहती है क्या आप यहीं पर कहने वाले हैं? अगर तुम चाहो तो कहीं और भी चल सकते हैं। अरे नहीं, यहीं पर ठीक है, आप बोलिए क्या कहना है। मिस जीउन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर जीउन शॉक रह जाती है और मन में कहती है लगता है ये मुझे सच में डेट के लिए पूछने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेसिडेंट का दिया हुआ एक टास्क पूरा करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर वो फिर से शॉक रह जाती है कि इसने ये क्या पूछ लिया। वो स्फेयर आइस फ्रीज एक नई टास्क फोर्स के साथ डेवलप होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम उस टीम में रहो। जीउन जो एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हुआ, इस वजह से उसको खुद पर शर्म आने लगती है। आपने तो कहा था कि आपको निकाल दिया गया है। हाँ, प्लानिंग टीम 2 से निकाला गया है, ना कि कंपनी से, तो आप इस वजह से कल से ही मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, पर तुम मुझे बताने का मौका ही नहीं दे रही थी। मुझे ऑफर देने के लिए थैंक यू, पर फिलहाल मेरा टीम बदलने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम बता सकती हो कि इसकी वजह क्या है? अभी मैं किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उस प्रोडक्ट के लॉन्च होने तक उस प्रोजेक्ट पर काम करने की परमिशन दे दूंगा। नहीं सर, अगर सच कहूँ तो मुझे फिलहाल फेल होने से डर लग रहा है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो कामयाब हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर अनाउंसमेंट होने तक बात को कॉन्फिडेंशियली रखना। तभी गीते वापस आ जाता है तो उसे देखकर जीउन को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है। गीते कहता है सर, मुझे आप
आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सबने आपका नाम क्या रखा है पता है आपको? जी यून गीते को रोकती है कि अबे ये क्यों पूछ रहा है, मुझे 3 in 1 कहते हैं ना, तो आपको पता है ये नो स्माइल नो पीपल नो सॉरी, ये नाम जिसने भी सोचा है मुझे उसकी सोच की दात देनी पड़ेगी। ये सुनकर गीते और जी यून दोनों हैरान रह जाते हैं। कांग सियू के जाने के बाद जी यून स्पून से गीते के सिर पर मारती है। गीते पूछता है कि तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? टॉप सीक्रेट है, तुझे नहीं बता सकती। रात को कांग सियू एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप पर आता है और मिस्टर चा से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं। एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बाद कांग सियू म्यूजिक बजाकर बैठ जाता है। यहाँ आकर एक अलग ही सुकून मिलता है। अब क्या हो गया, कुछ सही नहीं चल रहा क्या? आपको कैसे पता? कुछ हुआ है तभी तो यहाँ पर आए हो। मिस्टर चा उसको एक चीज रिपेयर करने के लिए देते हैं तो वो काम पर लग जाता है। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। खुद को सुधारना है तो मुश्किल काम चुनो, पर मुझे आसान काम ज्यादा पसंद है। तभी तो तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। वाह, आपने तो दुखती नस पर हाथ रख दिया। वैसे अभी अभी किसी से रिजेक्ट होकर आ रहा हूँ। ओ, तो तुम्हारा दिल आ गया है किसी पे? तभी तो आपकी सलाह चाहिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अब इसमें क्या सलाह दूं? या तो भूल के आगे बढ़ जाओ या फिर हाँ कहने तक लगे रहो। वैसे वो सुंदर है क्या? ये सुनकर कांग सियू हंसने लग जाता है। ऐसे और मुस्कुराया करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अगले दिन कंपनी में अनाउंस कर दिया जाता है कि स्फेयर आइस फ्रिज को बनाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया है जिसको कांग सियू लीड करेगा। सभी लोग डिसाइड करते हैं कि कोई भी टास्क फोर्स में अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि सभी को कांग सियू के साथ काम करने में डर लगता है। एक एम्प्लॉय से थोड़ी सी गलती हो गई होती है तो कांग सियू उसको ऐसे डांटता है कि वो वहीं पर रो देती है, जो देखकर जी यून मन में कहती है अच्छा हुआ कि मैंने टास्क फोर्स ज्वाइन करने के लिए हाँ नहीं कहा। जी यून वाटर डिस्पेंसर पर काम कर रही है जिसके साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं ये चेक करने के लिए डेवलपमेंट टीम के पास आती है। तो वाटर डिस्पेंसर शोर शराबे में भी काम कर रहा होता है जिससे जी यून काफी खुश हो जाती है। इस बंदे ने टास्क फोर्स के बारे में सुना है तो कांग सियू के बारे में बात करने लगता है। जी यून को पता चलता है कि कांग सियू ने डेवलपमेंट टीम से शुरुआत की थी। वो ना मुस्कुराता था और ना ही किसी से बात करता था, लेकिन फिर भी सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छा है। उसका एक भी प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ है। यून मिस्टर को के पास आती है और उसको बताती है कि मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है, इसलिए मुझे कल की छुट्टी चाहिए। मिस्टर को पहले तो बहुत नखरे करता है पर यून के बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसको छुट्टी दे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यून ने झूठ बोला था, उसकी बहन बीमार नहीं है बल्कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए दूसरे शहर में आती है। उसका बॉयफ्रेंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में है। दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं तो एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं हो पाती है और यून ही ज्यादातर उससे मिलने आती रहती है। मतलब कि इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट्स यून डाल रही है। जी यून अपना काम खत्म करके ऑफिस से निकल रही होती है तो देखती है कि कांग सियू म्यूजिक बजाकर मजे से काम कर रहा है, जो देखकर वो समझ जाती है कि कांग सियू सच में अपने काम में बहुत अच्छा है। जी यून अपने घर जा रही होती है तो उसको गायुल का कॉल आता है जिससे वो शॉक्ड रह जाती है, पर वो कॉल नहीं उठाती है। तभी यहाँ पर गायुल आ जाता है और उसको हक करके कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जी यून उसको दूर धकेलती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी ट्रिप कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है ना, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो। आई एम सॉरी यार। सॉरी तब कहते हैं जब 10 या 20 मिनट की देरी होती है। 8 महीने बाद आकर सॉरी नहीं कहा जाता। तुम्हें क्या लगा था अचानक एक दिन आकर सॉरी बोलोगे और मैं कहूँगी चलो घर चलते हैं? बहुत इंतजार करवाया क्या? हाँ, पहले तो फिक्र में इंतजार करती रही, फिर गुस्से में इंतजार किया और फिर रिश्ता खत्म करने के लिए इंतजार किया। उस इंतजार में मैंने इस पल को कई बार जी लिया है और तुम ऐसे मुस्कुरा रहे हो जैसे 4 दिन के लिए गए थे। हमारा रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, मैं तुमसे अलग कैसे हो सकता हूँ? वो जीवन का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो अंदर चलते हैं, तुम्हें बहुत कुछ बताना है। जीवन अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मैंने तुम्हें मैसेज में भी लिखा था पर चाहती थी कि एक बार तुम्हारी आंखों में देखकर कह सकूं कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो जाने लगती है तो गायुल उसको रोकने की कोशिश करता है। तुम्हें कभी वापस आना ही नहीं चाहिए था, आखिर क्यों आए तुम? क्योंकि एक जरूरी चीज छूट गई थी और उसके बिना मैं जी नहीं सकता। वो जीवन की बात कर रहा होता है। जीवन के घर में गायुल का जितना भी सामान होता है वो एक बॉक्स में रखकर उसको दे देती है। वो जाने लगती है तो गायुल कहता है प्लीज माफ कर दो, जानता हूँ बहुत वक्त लगा दिया। मेरे पास वापस लौटने में तुम्हें 8 महीने लग गए, मतलब कि तुम मुझे भुला चुके हो। मेरे लिए वो वक्त दुख दर्द से भरा हुआ था पर तुम्हें भुलाने के लिए काफी था, तो दोबारा अचानक सामने मत आ जाना, अब तुमसे मिलकर खुशी नहीं होती। इतना सब कहकर वो अपने घर आ जाती है और काफी ज्यादा सैड होती है। वो खिड़की से देखती है तो वो चला गया होता है पर बॉक्स सड़क पर ही छोड़ गया होता है। अगले दिन कांग सियू स्टोर आकर कोल्ड ड्रिंक खरीदता है। उस दिन आप पैसे देकर अपना ड्रिंक यहीं पर भूल गए थे। ओ अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपको उसने नहीं दिया क्या? वो लड़की तो अक्सर यहाँ पर आती रहती है जो उस दिन आपके साथ थी। ऑफिस में जी यून वाटर डिस्पेंसर का रिपोर्ट बनाकर मिस्टर को देती है। मिस्टर को कुछ पार्ट्स को बदल देने को कहता है। जी यून उसको समझाती है कि
ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वाटर डिस्पेंसर अच्छे से काम कर रहा है, अब बस फाइनल टेस्ट ही बचा है। पर मिस्टर को उसकी एक नहीं सुनता है और कहता है मैंने जैसा कहा वही करो। जीयून को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जीयून फ्रेश एयर के लिए बाहर आई होती है तो कांग सियू उसके पास आता है और कहता है मेरी ड्रिंक का तुमने क्या किया? वो जो आपने दुकान से ली थी तुमने वो पी लिया ना? नहीं सर, वो मेरे घर पर फ्रिज में रखा है। ठीक है फिर आज ऑफिस के बाद लेने आ जाऊंगा। मैं आपको दूसरी खरीद देती हूँ ना। नहीं मुझे वही चाहिए। तो कल लाकर दे दूंगी। नहीं मैं उसे आज ही पीना चाहता हूँ। अगले सीन में जीयून अपने घर से ड्रिंक लाकर कांग सियू को देती है। आपको ऐसा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अगर मिलने बुलाता तो पक्का भाग जाती। वैसे मिस्टर को से तुम्हारी बहस क्यों हो रही थी? जीयून उसको सब कुछ बता देती है। जब मैं सीनियर एसोसिएट था तब भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त मिस्टर को मेरा टीम लीड था। एक दिन अचानक उसने एक पार्ट किसी दूसरे सप्लायर से खरीदने की कोशिश की थी। जब मैंने पता किया तो जाना कि वो उस सप्लायर से रिश्वत ले रहा था। मैंने ऑडिट टीम को रिपोर्ट किया था पर बिना किसी सबूत के वो बच गया। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट प्लानिंग टीम से निकाल दिया गया था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहूंगा और अपने काम से नाम कमाऊंगा। ये सब सुनकर जीयून सरप्राइज्ड हो जाती है। टास्क फोर्स में आ जाओ। जो भी आज हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। पर आप मेरे लिए ये क्यों कर रहे हैं? हम तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। बहुत पहले से तुम पर मेरी नजर रही है। जब तुम कंपनी में नई आई थी तब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। उस दिन तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। पर सच तो ये है कि मुझे लगा था कि कुछ दिनों में तुम भी बाकियों जैसी ही हो जाओगी। पर तुम बहुत अलग थी। तुम्हें पता था कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, क्योंकि तुम अपना काम पूरे मन और दिल से करती थी। मशीन के लिए जो सही होता था उसके लिए तुम अपने सीनियर से लड़ जाती थी और अपनी बात मनवा कर रहती थी। तुम्हारा ओहदा बढ़ गया पर तुम्हारी लगन कम नहीं हुई और मैं मन ही मन तुम्हारे लिए दुआ करने लगा। लेकिन उस दिन जब मैंने तुम्हें फैक्ट्री में देखा तब तुम बहुत बदल गई थी। सच कहूँ तो मेरा दिल बैठ गया था। पर फिर तुम्हारी डायरी मेरे हाथ लगी। तुम बदली नहीं थी, बस छिप रही थी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस इंसान को जाने नहीं दूंगा। मेरी मानो तो सही बात है, तुम्हारा हक बनता है कि तुम बड़े से बड़ा सपना देखो, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा टैलेंट उसी डायरी में दफन रहेगा तो बहुत गलत होगा। इसलिए मेरे ऑफर के बारे में आराम से सोचना बोलकर वो चला जाता है। जीयून खुद से कहती है ये क्या था? दिल जोरों से धड़कने लगा है। इतनी तेज तो प्यार में भी नहीं धड़कता। ऑफिस में यून को हम बहुत उदास देखते हैं। जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर वो सियोल के लिए निकल रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तभी एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट हुआ था तो यून ने ऐसा दिखाया था कि उसने नहीं सुना, जबकि उसने सुन लिया था। इसी वजह से वो बहुत सैड है और उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। जी यून मिस्टर को से रिक्वेस्ट करती है कि वो यून को आज की छुट्टी दे दे, पर मिस्टर को यून को बहुत बातें सुनाने लगता है कि अपनी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। सही कहा ना, क्योंकि 2 दिन पहले भी तुमने यही कपड़े पहने थे। इतनी ही चुल है तो शादी कर लो ना। बस हर महीने मुंह उठाकर सैलरी लेने पहुंच जाती हो, काम तो करती नहीं हो। वो यून को और भी बहुत कुछ कहता है जो सब सुनकर जीयून को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो भी मिस्टर को काफी बातें सुना देती है। वो मिस्टर को से लड़कर यून को छुट्टी तो दिला देती है, पर मिस्टर को का सारा गुस्सा जीयून पर बरसता है। वो जीयून को बहुत सारा काम दे देता है। जीयून मिस्टर को से तंग आ चुकी है, इसलिए वो कंपनी से रिजाइन करने का सोचती है। तभी उसको वो सभी बातें याद आती है जो कि कांग सियू ने उससे कहा था। वो अपना डायरी खोलकर पढ़ने लगती है। डायरी में उसने काफी सारे आइडियाज लिखे थे और उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी थे जिनका जवाब कांग सियू ने लिख दिया होता है। अपनी खुद की ही डायरी पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है और कहती है उसे किसी और की डायरी में लिखने की क्या जरूरत थी। उसे क्या लगा पेंसिल से लिखेगा तो चलेगा। अगले दिन जीयून ऑफिस आती है और कांग सियू से कहती है मैं टास्क फोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये देखकर ऑफिस के सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। कांग सियू उससे हाथ मिलाता है और कहता है टीम में तुम्हारा स्वागत है। जीयून अपना हाथ छोड़ती है तो कांग सियू उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और हल्का सा मुस्कुराता है। जीयून कॉफी बनाने आई होती है तो खुद से कहती है कहीं गलत कदम तो नहीं उठा लिया मैंने। तभी यहाँ पर कांग सियू आता है और जीयून को बताता है कि स्फीयर आइस का लॉन्च 1 महीने बाद होगा। ऐसा क्या? पर हम तो ऑलरेडी 1 हफ्ता खो चुके हैं। हाँ, क्योंकि तुम मुझसे भागती जो फिर रही थी, तो अब बचे हुए वक्त में हमें एक परफेक्ट आइस फेयर बनाना होगा। ये कैसे मुमकिन होगा? वो तो सवाल है ही नहीं, हमें कैसे भी करके ये करना ही होगा। जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो जीयून कांग सियू की तरफ देखकर मन में कहती है उसके टेबल पर ना कोई पेन है ना कोई नोट पैड, धूल तक गायब है। लगता है इसकी बॉडी में एक भी बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। हंसता है तो भी अजीब, नहीं हंसता तो भी अजीब, कुछ बोलता है तो भी अजीब, ना बोले तो भी अजीब। कांग सियू देख लेता है कि वो उसको ही देख रही है। जीयून जल्दी से अपना काम करने लग जाती है। कांग सियू उसको मैसेज करता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? जीयून मन में कहती है हम दोनों ही तो है यहाँ, तो फिर ऑफिस चैट पर मैसेज क्यों कर रहा है? वो उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना और फिर अपना काम करने लग जाती है। जीयून का कीबोर्ड काफी आवाज कर रहा होता है जिससे कांग सियू डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो वो जीयून को मैसेज करता है कि थोड़ा कम आवाज वाला कीबोर्ड ले लो, ये वाला बहुत शोर करता है। मैसेज देखकर जीयून को थोड़ा गुस्सा तो आता है पर वो रिप्लाई करती है ठीक है बदल लूंगी। जिसके बाद दोनों डेवलपमेंट लैब में आते
जाते हैं टेस्ट रिजल्ट देखने के लिए। जिस तरह से आइस फेयर में क्लैरिटी लाया जा रहा होता है देखकर जी उन शॉक्ड रह जाती है। मिस्टर किम पूछता है आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया मुझे आइस स्पाइक से आया था। मुझे लगा आइसिकल्स की तरह ठंडा करने पर आइस की क्लैरिटी में इजाफा हो सकता है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर किम और ये लड़की हैरान रह जाते हैं क्योंकि आइस स्पाइक्स का आइडिया जीउन का था। जीउन को लगने लगता है कि कांग सियू ने उसका आइडिया चुराया है। वो मन में कहती है सारे बॉस एक जैसे ही होते हैं, मुझे लगा था कि ये थोड़ा अलग होगा। तभी कांग सियू कहता है ये आइडिया जीउन का था जिसे आप सभी ने नजरअंदाज कर दिया था। हाँ आपने सही कहा, अगर तभी मिस जीउन की बात मान लेते तो इतनी देर नहीं होती। जीउन को समझ आ जाता है कि कांग सियू ने उसका आइडिया नहीं चुराया है। वो मन में कहती है समझ में नहीं आता आखिर ये इंसान है कैसा, अच्छा या बुरा। आइस स्फीयर में क्लैरिटी नहीं आया होता है तो डेवलपमेंट टीम को फिर से बनाने को कहता है। जब दोनों ऑफिस आते हैं तो मिस्टर को जीउन से कहता है तुम्हें क्या लगा कागज के 2-4 टुकड़े देकर निकल जाओगी? हैंड ओवर क्या होता है पता है या नहीं? मेरे पास जो भी मटेरियल्स था मैंने आपको सभी मेल कर दिया था। और मंडे का एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग का क्या? अगर काम छोड़ना ही था तो कम से कम रिपोर्ट बनाकर छोड़ती ना। रिपोर्ट लिखने का काम तो प्रेजेंटर का होता है ना। हमारी टीम में जो ये काम अच्छा करता है ये उसी का होता है। अरे तुम्हें टीम वर्क का क्या पता, तुम तो अकेले काम करते हो। मिस जीउन अब मेरी टास्क फोर्स का हिस्सा है। और रही बात टीम वर्क की तो हम साथ में काम कर रहे हैं। मेरी टीम में इसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर को और कांग सियू एक दूसरे से बहस करने लगते हैं और रुक ही नहीं रहे होते हैं तो जीउन कहती है आपकी रिपोर्ट बनाकर मैं वीकेंड पर दे दूंगी। मिस्टर को की वजह से जीउन को आज देर तक काम करना पड़ता है। जब वो अपना काम खत्म कर लेती है तो कांग सियू से कहती है कि वो घर जा रही है। तभी कांग सियू भी अपना कोट पहन लेता है। आप ये क्या कर रहे हैं? क्या मतलब, मेरा भी तो घर है ना, मुझे भी जाना है। दोनों एक साथ ऑफिस से निकलते हैं। जीउन जिस बस से जा रही होती है उसी बस में कांग सियू भी होता है। वो उसके बगल में खड़ा होता है जिससे जीउन को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। आप बैठ सकते हैं, मुझे खड़े रहना पसंद है। तो सर आप हर रोज क्या इसी वक्त पर ऑफिस से निकलते हैं? डिपेंड करता है मेरा दिन कैसा रहा। तभी एक स्टॉप आता है तो जीउन कहती है सर आप तो इसी स्टॉप पर उतरते हैं ना? रोज नहीं, मैंने आज सुबह काफी रनिंग कर लिया था। जिस दिन वर्कआउट नहीं करता तब यहाँ से उतरकर पैदल जाता हूँ। तो फिर आप आराम कब करते हैं? क्यों, वर्कआउट भी तो आराम ही हुआ ना। जीउन मन में कहती है ये बंदा कितना अजीब है। अगले सीन में हम दोनों को वॉक करते हुए जाते देखते हैं। सर आपको मुझे घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, यही रास्ता मेरे घर भी जाता है। जीउन घर आकर सोफे पर लेट जाती है और कहती है बस एक दिन उसके साथ रहकर मेरी ये हालत हो गई है, पता नहीं आगे क्या होगा। वो इतनी थक गई होती है कि सोफे पर ही उसको नींद आ जाती है। यून अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसको किसी और से प्यार हो गया है और यून से ब्रेकअप करके चला जाता है। यून बीच पर आ जाती है ताकि अपने मन को थोड़ा बहला सके, पर उसकी आंखों से आंसू आने बंद ही नहीं हो रहे होते हैं। तभी एक लड़का उसको कैप पहना देता है और कहता है तुम्हें अपने आंसुओं को छुपा लेना चाहिए। फिर वो लड़का स्विम करने चला जाता है। जीउन को उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है जिससे उसको पता चलता है कि गायुल एक एल्बम रिलीज करने वाला है जिसमें उसने अपनी पूरी कमाई लगा दी है ताकि गायुल उसको वापस पा सके। जीउन को याद आता है कि गायुल ने उसके लिए एक गाना लिखा था जो कि उसको बहुत पसंद आया था। वो चाहती थी कि गायुल उस गाने को रिलीज कर दे, पर गायुल ने मना कर दिया था क्योंकि वो उस गाना को और बेहतर बनाकर रिलीज करना चाहता था। जीउन ऑफिस जाने के लिए ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी उसको गायुल का मैसेज आता है। उसने कहा होता है मैंने हमारा वो गाना पूरा कर लिया है। उसने वीडियो भी भेजा होता है। जीउन वीडियो प्ले करती है और गाने को सुनती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। जीउन ऑफिस थोड़ा लेट से पहुंचती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कांग सियू पूछता है कुछ हुआ है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोलकर वो अपना काम करने लग जाती है। लेकिन जीउन आज बहुत सैड है जिस वजह से वो काम पर ध्यान नहीं दे पाती है और काफी गलतियां करती है जिस वजह से कांग सियू से उसको डांट भी सुननी पड़ती है। यून और जीउन माइंड फ्रेश करने बाहर आए होते हैं तो यून उसको बता देती है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। जीउन भी उसको अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है। दोनों और भी काफी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे से ब्रेकअप वाला दुख शेयर करते हैं। अगले दिन जीउन कांग सियू से भी पहले ऑफिस आ गई होती है और आज वो बहुत अच्छे से काम करती है। डेवलपमेंट टीम ने जो आइस फेयर तैयार किया होता है वो फिर से कांग सियू को पसंद नहीं आता है। जीउन पूछती है आप मना क्यों कर रहे हैं? आइस फेयर की क्लैरिटी तो पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, मुझे परफेक्ट आइस फेयर चाहिए। अगर क्वालिटी में समझौता करना होता तो मैं ये टास्क फोर्स कभी नहीं बनाता। वैसे आज शाम का कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं तो ठीक है फिर ड्रिंक्स पर चलते हैं। शाम को दोनों ड्रिंक्स करने के लिए स्योंगमिन के बार में आ जाते हैं। स्योंगमिन दोनों को ड्रिंक बनाकर देता है। जीउन ड्रिंक पीती है तो उसे बहुत पसंद आता है। उनको देखकर स्योंगमिन सोचता है दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो कांग सियू पूछता है वैसे तुम्हें कल क्या हो गया था? आप चिंता मत कीजिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा क्योंकि ब्रेकअप की सैलरी से घर नहीं चलता। तुमने फिर से ब्रेकअप कर लिया। जब पिछली बार हम साथ में ड्रिंक्स के लिए आए थे उस दिन भी तुमने ब्रेकअप की बात की थी। मेरा मतलब था इस बार पक्का वाला ब्रेकअप कर लिया है मैंने। आज से मेरा ब्रेकअप मेरे काम के बीच नहीं आएगा। ठीक है समझ गया, क्योंकि मुझे भी ब्रेकअप्स का तजुर्बा है। जीउन मन में कहती है इनसे बात करने
करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना सोच रही थी। कुछ साल पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने एक गाना बनाया था। मुझे वो गाना बहुत पसंद था, पर उसने उसे रिलीज करने से मना किया था। कहता था कि वो गाना अभी अधूरा है। लेकिन कल सुबह अचानक उसने वो गाना पूरा करके मुझे भेजा था। उसका हर एक नोट बहुत अच्छा था, पहले वाले गाने से भी अच्छा। लेकिन मुझे तो वही गाना पसंद था जो पहले सुना था। मैं सोचती रही कि अगर वो गाना तब रिलीज हो जाता तो क्या हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाता। इसी अफसोस में मेरा सारा दिन गुजरा था। कांग सियू को अब पता चल गया है कि कल वो इतनी उदास क्यों थी। अगले दिन कांग सियू आइस फेयर की क्लैरिटी चेक करता है और उसको फिर से पसंद नहीं आता है। कई दिनों तक बहुत मेहनत करने के बाद डेवलपमेंट टीम नया सैंपल तैयार करती है, पर कांग सियू को फिर से पसंद नहीं आता है। कांग सियू आइस फेयर में बेस्ट क्लैरिटी लाने का एक सोल्यूशन निकालता है और जीउन से कहता है कि वो ये बात डेवलपमेंट टीम तक पहुंचा दे। काम के बाद जीउन शॉपिंग करने आई होती है तो यहीं पर उसको कांग सियू मिल जाता है। फिर दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करते हैं। कांग सियू कार से आया होता है तो वो जीउन को भी लिफ्ट दे देता है। कांग सियू म्यूजिक प्ले करता है जो सुनकर जीउन कहती है, ये गाना तो मेरे पापा की दुकान पर हमेशा बजता रहता था। मैं जिसके साथ रहता था उसको भी ये गाना बहुत पसंद था। मिस चोई की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरी माँ को पसंद था। आई एम सॉरी सर, पर मैंने आपके और मिस चोई के रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताया है। कोई बात नहीं, अगर मुझे दिक्कत होती तो मैं वो बात कभी बताता ही नहीं। एक बात बताऊं सर, ऑफिस के बाहर आप बिल्कुल ही अलग इंसान लगते हो। वो कैसे? क्योंकि आप काफी फ्रेंडली हो। इकलौती टीम मेंबर को भागने नहीं दे सकता ना। ये सुनकर जीउन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दोनों एक दूसरे से और भी काफी हंसी मजाक करते हैं। जीउन का घर आ जाता है तो वो कांग सियू को थैंक यू कहती है और उसके हाथों से अपना सामान लेने लगती है, पर तभी यहाँ पर गायुल आ जाता है और सामान लेकर जीउन के दरवाजे पर रखने चला जाता है। कांग सियू पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? तो जीउन बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। कांग सियू जाने लगता है तो जीउन उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या आप मेरे साथ यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं? गायुल वापस आता है और कांग सियू से कहता है, क्या हमें अकेला छोड़ोगे तुम? मुझे जीउन से कुछ बात करनी है। मैं यही रहूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ बात करनी है। ये मेरे बॉस हैं, हमें काम के बारे में कुछ बात करनी है। कांग सियू उसको अपना नाम बताता है और उसको अपना कार्ड भी देता है। गायुल भी उसको अपना नाम बताता है और फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। गायुल उसका हाथ जोर से दबाता है तो कांग सियू भी ऐसा ही करता है। दोनों को दर्द हो रहा होता है पर चेहरे पर दिखने नहीं देते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे होते हैं तो जीउन उनका हाथ छुड़ाती है और गायुल से पूछती है, तुम्हें क्या बात करनी है? गायुल बताता है कि उसका एक कॉन्सर्ट होने वाला है जिसकी टिकट वो जीउन को दे देता है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बोलकर वो चला जाता है। जीउन कांग सियू को रुकने के लिए थैंक यू कहती है, जिसके बाद वो भी चला जाता है। डेवलपमेंट टीम कांग सियू और जीउन काफी ज्यादा मेहनत करके फाइनली एक परफेक्ट आइस फेयर तैयार कर लेते हैं। इसी खुशी में सभी लोग टीम डिनर करते हैं। जीउन बार बार अपना फोन चेक कर रही होती है क्योंकि आज ही गायुल का कॉन्सर्ट है। कांग सियू जीउन को बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम अभी उससे प्यार करती हो? पता नहीं कि आखिर मेरे दिल में क्या है, तो फिर जाकर उसका पता लगाओ। भागना छोड़कर सामना करोगी तो ही अपने दिल को बेहतर समझ पाओगी। कांग सियू की बातें सुनने के बाद वो गायुल के कॉन्सर्ट में आती है। उसको देखकर गायुल बहुत खुश हो जाता है। कॉन्सर्ट शुरू होता है। गायुल कई गाने गाता है और फिर आखिरी गाना वो अपनी गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करता है, यानी कि जीउन को। गाना सुनकर जीउन बहुत इमोशनल हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि गायुल जब भी जीउन को कहता था कि वो ट्रिप पर जा रहा है तो वो दूसरे शहर में आकर बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता था ताकि पैसे कमाकर अपना गाना रिलीज कर सके और सक्सेसफुल हो सके। जिस रात जीउन गायुल को शादी के लिए प्रपोज करने वाली थी वो घर टाइम पर आ गया था। वो गेट के बाहर ही था। बाहर कुछ चीजें रखी थी जिससे गायुल को पता चल गया था कि जीउन ने क्या सरप्राइज प्लान किया था। वो शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने जीउन को मैसेज किया था कि वो ट्रिप पर निकल रहा है। गायुल का गाना सुनकर जीउन बहुत रोती है। कॉन्सर्ट खत्म होने से पहले ही जीउन निकल जाती है। वो टैक्सी रुका रही होती है, तभी यहाँ गायुल आ जाता है और उसे हक करके कहता है, नहीं शुरुआत करते हैं ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, चलो शादी कर लेते हैं जीउन। ये सुनकर जीउन और ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत रोती है। अगले दिन कांग सियू ऑफिस आता है तो लिफ्ट में उसको जीउन मिल जाती है। कांग सियू पूछता है, क्या पैचअप हो गया तुम्हारा? नहीं सर, इस बार एकदम पक्का वाला ब्रेकअप हो गया है, अब सब खत्म। ये सुनकर कांग सियू कहता है, तो इसका मतलब तुम इस वीकेंड फ्री होगी। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है। जीउन और गायुल बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर प्रपोज करूंगा तुम्हें। पता है बहुत जल्द एक म्यूजिक लेबल से डील होने वाली है, फिर हम दोनों वैसा ही घर ले लेंगे जैसा तुम चाहती हो। गायुल, क्या तुम सच में शादी करना चाहते हो? मैं बस तुमसे अलग नहीं होना चाहता। अगर हमने शादी कर ली तो उसके बाद क्या? खुद को उस कल में जीते देख पाओगे जो तुम्हें चाहिए ही नहीं? अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटकर जी पाओगे? हाँ, जी लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं और भी एल्बम रिलीज करूंगा और कभी कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर जीयुन मन में कहती है, मुझे जिस इंसान से प्यार हुआ था वो तो ये है ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए खुद को बदल कर अलग इंसान बन जाओ। गायुल को पता चलता है कि जीयुन को पता था कि घूमने के नाम पर वो बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता था। वो गायुल को अच्छे से समझाती
कहती है कि उन दोनों को क्यों साथ नहीं रहना चाहिए, मुझे भुलाकर अब तुम्हें म्यूजिक पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा हमेशा से जो एक फेमस म्यूजिशियन बनने का सपना था, वो सपना पूरा करने का अब तुम्हारे पास एक मौका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम अपने उस सपने से समझौता कर लो। वो गायुल से फाइनली अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लेती है। वो घर आकर बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि अब असली वाला ब्रेकअप हुआ है। अगले सीन में हम यून और जीउन को ऑफिस में बात करते देखते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बताती है कि उसका नाम शिन नारी है और वो मार्केटिंग टीम से है। वो जीउन से मिलने आई होती है तो जीउन पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था, मैंने सुना है कि आप इस वीकेंड मदद कर पाओगी। जीउन को अब समझ आता है कि लिफ्ट में कांग सियू ने क्यों पूछा था कि वो वीकेंड पर फ्री है कि नहीं। नारी बताती है कि वो लोग स्टेडियम जाकर आइस फेयर फ्रिज की प्रमोशन करेंगे जहाँ बेसबॉल मैच होने वाला है। नारी पूछती है कि आपकी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है, क्या मिस्टर कैंग की वजह से? मैंने तो उनके बारे में बहुत कुछ बुरा सुना है, तुमने जो भी सुना है सब सच सुना है। यून और नारी कांग सियू की बुराई करने लगते हैं तो जी यून उन दोनों को समझाने की कोशिश करती है कि कांग सियू वैसा नहीं है, वो ज्यादा बात नहीं करते हैं पर वो बहुत केयरिंग इंसान है। मिस जीउन, आप उनको डिफेंड क्यों कर रही हो? एक सेकेंड, कहीं आप दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? कांग सियू को डिफेंड करने के चक्कर में कहीं इन दोनों को गलत फहमी ना हो जाए, इसलिए वो भी कांग सियू की बुराई करने लगती है। पूरे ऑफिस को पता है कि वो कितने खड़ूस हैं, उनकी किसी भी बात को सुनकर खून खोल जाता है। यून जल्दी से उसको चुप कराती है और पीछे देखने को कहती है। पीछे कांग सियू खड़ा होता है जिससे जी यून शॉक्ड रह जाती है। यून और नारी कांग सियू से डांट नहीं सुनना चाहती, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर निकल लेते हैं। जी यून उससे पूछती है, मैं अभी जो कह रही थी आपने सुना तो नहीं ना? हाँ सुन लिया, कि मेरी बातें सुनकर खून खोल जाता है। जी यून उससे माफी मांगती है तो वो कहता है, अगर तुमने ये बात कही है तो सच ही होगा। फिर वो मुस्कुराते हुए चला जाता है। जीउन को काफी पछतावा होने लगता है कि उसको वो सब नहीं कहना चाहिए था। जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो मिस्टर को आकर कहता है, प्रोडक्ट लॉन्च प्रेजेंटेशन का क्या सोचा है? अब तुमने तो उस पर कुछ खास काम किया नहीं है, फिर भी खुद ही प्रेजेंटेशन देने का तो नहीं सोच रहे हो ना? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मिस्टर को जीउन से कहता है कि प्रेजेंटेशन का एक ड्राफ्ट बनाकर मुझे दे देना, क्योंकि मिस्टर को ये प्रेजेंटेशन देना चाहता है। तभी कांग सियू मिस्टर को बताता है कि प्रेजेंटेशन जीउन देगी, जो सुनकर जीउन और मिस्टर को दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तुम ही हो जिसने शुरुआत से प्रोजेक्ट के तैयार होने तक इस पर काम किया है। मिस्टर को जीउन से कहता है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, इसलिए हाँ मत कहना, अगर मेरे मैनेजर कह रहे हैं तो सही ही होगा। ठीक है सर, मैं कर लूंगी। कांग सियू कहता है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उन दोनों की बातें सुनकर मिस्टर को कहता है, तुम दोनों पागल हो, और गुस्से में चला जाता है। काम के बाद यून एक फ्रेंच क्लास में आती है क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहती है। यहाँ पर हम उसी बीच वाले लड़के को देखते हैं। यून को यहाँ देखकर वो सरप्राइज रह जाता है। वो एक पेपर यून के सामने रखता है और नंबर लिखकर देने को कहता है, मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है इसलिए सॉरी। क्या सच में? मुझे सबका नंबर जमा करने को कहा गया है, मैं इस क्लास का मॉनिटर हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ और ही समझ लिया। फिर वो अपना नंबर लिख कर उसको दे देती है। मैं तुम्हें इसी नंबर पर कांटेक्ट करूंगा, तो अगली बार प्लीज मेरी कैप ले आना। वो एक बहुत ही स्पेशल कैप है। यून को अब याद आ जाता है कि ये तो वही बीच वाला लड़का है जिसने उसको अपना कैप पहना दिया था। इस लड़के ने उसको रोते हुए देखा था, जिस वजह से वो एम्बैरेसिंग फील करने लगती है, जो देखकर वो लड़का मुस्कुराने लगता है। अगले दिन जी यून स्टेडियम आती है तो बाहर कांग सियू के सामने 3 बच्चे खड़े होते हैं। उनका बॉल पेड़ पर अटक गया होता है तो वो कांग सियू को उतार देने को कहते हैं, तो वो कहता है कि मुझसे नहीं होगा, पर आपकी हाइट तो काफी ज्यादा है, लेकिन पेड़ की हाइट मुझसे भी बड़ा है ना। फिर वो एक बच्चे को ऊपर उठाता है। बच्चा बेसबॉल बैट से पेड़ पर मारता है जिससे बॉल नीचे गिर जाता है। बच्चा कांग सियू को थैंक यू कहता है तो वो कहता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने खुद ही बॉल को उतारा है। वो बच्चा गिफ्ट के तौर पर कांग सियू को एक चॉकलेट देता है और चला जाता है। कांग सियू चॉकलेट को घूरे जा रहा होता है तो जीउन पूछती है, क्या आपको चॉकलेट पसंद नहीं है? नहीं तो बहुत पसंद है। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? जब वो चॉकलेट खाता है तो और अजीब शक्ल बनाता है। तो जीउन फिर से पूछती है, पक्का आपको चॉकलेट पसंद है ना? कांग सियू और जीउन मार्केटिंग टीम के साथ मिलकर जोरों शोरों से आइस फेयर फ्रिज का प्रमोशन करते हैं और जब मैच स्टार्ट होता है तो दोनों मैच देखने आ जाते हैं। एक प्लेयर शॉट मारता है और बॉल जीउन की तरफ आ जाता है, उसको चोट लगने वाली होती है। जीउन को बचाने के लिए कांग सियू एक हाथ से ही बॉल को कैच कर लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। बॉल तुम्हारी तरफ आ रही थी, तुम्हें बचना चाहिए था ना। जब मैं पैनिक होती हूँ तब वहीं जम जाती हूँ, क्योंकि तुम वर्कआउट नहीं करती हो। हफ्ते में 3 बार वर्कआउट करो, समझी? जीउन उसको थैंक यू कहती है, तभी नोटिस करती है कि उसका हाथ लाल हो गया है क्योंकि बॉल बहुत तेज आई थी। उसका हाथ पकड़कर जीउन कहती है, आपका हाथ सूज के लाल पड़ गया है। अरे झुकने बोलते तो मैं झुक जाती, आपको बॉल पकड़ने की क्या जरूरत थी? खुद को बेसबॉल प्लेयर समझते हो क्या? मुझे दर्द हो रहा है। वही तो, अब दर्द होगा ही ना, तुम्हारे छूने से दर्द हो रहा है। ये सुनकर वो जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है। मैच में जब किस टाइम आता है तो जिन जिन पर कैमरा जा रहा होता है वो किस कर रहे होते हैं, जो देखकर जीउन और कांग सियू एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक कैमरा उन दोनों के ऊपर आ जाता है। सभी लोग उनको किस
किस करने के लिए चीयर करने लगते हैं। जियून का भाई भी ये मैच देख रहा होता है तो अपनी बहन को किस कैंप पर देखकर शॉक डर जाता है। वो जल्दी से ये अपनी मॉम को भी दिखाने लगता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जियून के साथ ये लड़का है कौन। जियून हाथों से इशारा करके मना कर रही होती है पर वो लोग उन दोनों के ऊपर से कैमरा हटा ही नहीं रहे होते हैं। जियून पूछती है कि अब हम क्या करें। तभी कांग सियू उसके पास आने लगता है जिससे जियून को लगता है कि वो उसको किस करने आ रहा है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। और कांग सियू उसको किस नहीं करता है और पास में रखा एक बड़े से डॉल को किस करता है, जो देखकर सभी लोग काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। प्रमोशन इवेंट खत्म होने के बाद जब सभी निकल रहे होते हैं तो नारी कांग सियू से कहती है, आज आपके साथ काम किया तो समझ आया कि मिस जियून ने आपके बारे में वो क्यों कहा था। मेरी बात सुन के खून खोल जाता है। इसके अलावा भी कुछ कहा था क्या? जी, उन्होंने कहा था कि आप कम बोलते हैं पर बहुत केयरिंग इंसान हैं। जियून उसके बारे में ऐसा सोचती है जानकर कांग सियू को काफी अच्छा लगता है। चलो साथ चलते हैं, डिनर मेरी तरफ से, वीकेंड पर तुमसे काम जो करवाया है। सॉरी सर, आज मुझे कहीं और जाना है। जिसके अगले सीन में हम उसको अपनी मॉम और भाई के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। उसका भाई कहता है, मॉम ने तुम्हारी डिटेल्स एक मैरिज ब्यूरो को दी है। मॉम, आपको हो क्या गया है? आप मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी हैं? आपने ही तो कहा था कि कभी शादी मत करना, अकेले रहना, बस अपने करियर पर ध्यान देना। क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम उस लफंगे गायुल से शादी न कर लो। पर अब तुम्हारी माँ का एक नया मकसद है, तुम्हारी शादी करवाऊंगी, उसके बाद तलाक लूंगी। ये जानकर जियून और उसका भाई शॉक्ड रह जाते हैं। हमें पता चलता है कि जियून के मॉम डैड का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही बेसबॉल मैच वाला। किस कैंप में तू दिख गई थी? अरे वो मेरे बॉस हैं, मेरी टीम का मैनेजर। उसकी मॉम शादी की टॉपिक से हटी नहीं रही होती है जिससे जियून बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मुझे इसीलिए घर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको तलाक लेना है या जो भी करना है करो, मेरी शादी का बहाना मत बनाओ, बोलकर वो चली जाती है। ये भी ना फिर से मुंह फुलाकर चली गई, बिल्कुल अपने बाप पर गई है, बाप पे नहीं आप पे गई है। ये सुनकर उसकी मॉम उसको गुस्से में देखने लगती है। उधर कांग सियू सियोंगमिन के बार में आकर ड्रिंक कर रहा होता है। सियोंगमिन पूछता है कि आज अकेले क्यों आया है? मिस जियून को भी साथ ले आता, कहीं जाना था उसे। हाँ जाएगी ही, बॉस के साथ वीकेंड कौन बिताता है? तुझे उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, कहीं उससे बहुत ज्यादा काम तो नहीं करवाता है। जियून बहुत अच्छा काम करती है, मेरी आज तक की सबसे अच्छी एम्प्लॉय है वो। कांग सियू को जियून की तारीफ करते देखकर सियोंगमिन उससे पूछता है, तेरे दिल में मिस जियून के लिए कुछ है क्या? ये सवाल सुनकर वो एकदम से चुप हो जाता है। बकवास मत कर, कैसा सवाल है ये? बोलकर वो चला जाता है। जियून कैसेट प्लेयर पर गाना सुनते हुए काम कर रही होती है कि तभी वो अचानक खराब हो जाता है। तो उस कैसेट प्लेयर को ठीक करवाने के लिए वो मिस्टर चा के पास आती है और यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर चा जियून के डैड हैं। मिस्टर चा कैसेट प्लेयर को खोलकर देखने लगते हैं कि उसमें क्या खराबी है। जियून पूछती है, डैड आपने मॉम से शादी क्यों की? क्योंकि मुझे वो पसंद थी। तो फिर आपने उनको अकेला क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी मॉम ने फिर से कुछ कहा क्या? जियून उनको नहीं बताती है कि उसकी मॉम शादी को लेकर उसके पीछे पड़ी है। अरे डैड ये क्या चीज है? मॉम को बताया कि आपने ये खरीदा है? अरे वो गिफ्ट में मिला है। आपको इतना महंगा गिफ्ट दिया किसने? एक लड़का है जो बचपन से यहाँ आता रहा है, उसने अपने घर का ऑडियो स्पीकर को खोल दिया था ताकि उसके पार्ट पुर्जे के बारे में जान सके। इस चक्कर में स्पीकर खराब हो गया था तो वो मेरे पास ठीक करवाने आया था। मैंने उससे कहा था कि अगर इतनी ही चुल है तो यहाँ आके देखो कि काम कैसे होता है। तब से ही दरवाजे पर खड़ा मिलता था। लेकिन ये आदमी करता क्या है? चोर उचक्का तो नहीं है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस यहाँ आता है और चीजें ठीक करके चला जाता है, बस ऐसे ही बिना पैसे लिए। वो यहाँ रहता है तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। लगता है कि वो आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है। कुछ देर में कांग सियू यहाँ आता है पर तब तक जियून जा चुकी होती है। आप क्या बना रहे हैं? मेरी बेटी एक कैसेट प्लेयर ठीक करने के लिए दे गई है। वही बेटी जो बहुत सवाल पूछती है? हाँ वही। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। कैसेट प्लेयर को देखकर कांग सियू पूछता है, क्या मैं एक बार ट्राई करके देखूं? मिस्टर चा के हाँ कहने के बाद वो काम पर लग जाता है। जियून ट्रेन से ऑफिस जा रही होती है तो बैठे बैठे सो गई होती है। उसके चेहरे पर धूप आ रही होती है जिससे उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है। तभी कोई उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जियून की थोड़ी सी आंखें खुलती है तो सामने कांग सियू को देखती है और वापस से नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो पूरी तरह नींद से जाग जाती है तो उसके आसपास कांग सियू होता ही नहीं है। वाह, वो वीकेंड पर तो दिखाई था, अब मेरे सपने में भी दिख रहा है। जब वो ट्रेन से उतरती है तो उसके पीछे भीड़ में हम कांग सियू को देखते हैं। मतलब कि जियून ने सपना नहीं देखा था। बेसबॉल मैच के किस कैंप में कांग सियू और जियून साथ दिखे थे वो वीडियो वायरल हो गया है। कंपनी के सभी लोग यही बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, शायद वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। इन अफवाहों को देखकर नारी और यून को बहुत गुस्सा आता है। तो इन अफवाहों को दूर करने के लिए नारी कंपनी फोरम पर लिखती है कि कांग सियू और जियून सिर्फ प्रमोशन इवेंट में मार्केटिंग टीम की मदद करने गए थे, उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। ये देखकर अब सभी लोग कांग सियू को भला बुरा कहने लगते हैं कि वो वीकेंड पर भी काम करवा रहा था, वो तो बड़ा बेरहम है। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं जो देखकर यून कहती है, पहले वाले अफवाह से तो ये काफी बेहतर है। उन
दोनों ने भी ये देखा होगा ना? नहीं मिस जीयून ये सब नहीं पढ़ती। फिर हम जीयून को देखते हैं जो कि बाथरूम में बैठकर कंपनी फोरम पर क्या चल रहा है देख रही होती है। लोग कांग सियू को भला बुरा कह रहे हैं, देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है। कांग सियू जब प्रेजेंटेशन के लिए जीयून को ट्रेनिंग दे रहा होता है तो बाहर से कुछ एम्प्लॉइज उनको देखकर बात करने लगते हैं। एक अफवाह है कि कांग सियू के साथ एक एम्प्लॉय काम किया करता था, उसने थेरेपी लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। वो दोनों भी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। कांग सियू उससे बहुत ज्यादा काम करवा रहा था। वो बेचारा इतना ज्यादा प्रेशर झेल नहीं पाया और नौकरी छोड़ दी। सारी तैयारी उसने की थी पर प्रेजेंटेशन कांग सियू ने दिया था। सभी को जीवन के लिए बुरा लगने लगता है ये सोचकर कि कहीं जीवन की हालत भी उस एम्प्लॉय जैसी ना हो जाए। कांग सियू जीवन को काफी अच्छे से ट्रेन कर रहा होता है। उसको बता रहा होता है कि प्रेजेंटेशन देते वक्त उसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, उसका गेस्चर्स कैसा होना चाहिए, कंधे को रिलैक्स रखना है और चिन को थोड़ा नीचे। ये सब बताते वक्त वो जीवन के काफी करीब आ गया होता है, जिससे जीवन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। यून जब फ्रेंच क्लास में होती है तो उसको एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल उठाती है और पूछती है कि कौन बोल रहा है। ये मेरा नंबर है, इसे सेव कर लो। पर तुम हो कौन? कल मुझे वो कैप पहननी है, क्या क्लास के बाद मुझे लौटा दोगी? तो क्लास खत्म होने के बाद यून उस लड़के को कैप लौटाने के लिए एक क्लब में आती है जहाँ पर वो डीजे का काम कर रहा होता है। यून को देखते ही वो लड़का उसके पास आ जाता है। उसको कैप देकर यून कहती है, अचानक आकर मुझे कैप देना और फिर अचानक वापस मांगना ये अजीब नहीं है? सिर्फ मिलने बुलाता तो तुम आती नहीं ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। कितने साल के हो तुम? मैं 23 साल का हूँ। और तुम यून कितने बेशरम हो तुम, मेरा नाम ले रहे हो और तुम बोलकर बात कर रहे हो। हद में रहो, मैं 29 साल की हूँ। ओ अच्छा, तो मेरे साथ ड्रिंक करोगी? यून जाने लगती है तो वो लड़का कहता है, अरे वो तो यून का बॉयफ्रेंड है ना। ये सुनकर वो वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है, पर वो यहाँ पर होता ही नहीं है। यून उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता? वो दरअसल जिस दिन तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था मैं भी उसी कैफे में मौजूद था, तो मैंने सब कुछ देख और सुन लिया था। क्या तुम्हें उससे बदला लेना है? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बहुत मजा आएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, बोलकर वो क्लब के बाहर आ जाती है। तभी उसको उसके दोस्तों का मैसेज आता है। उसको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड सबको ये बताता फिर रहा है कि उसने यून से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो उसके लिए सही लड़की नहीं थी। ये सब जानकर यून को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसको चीट करने के बाद सबके सामने भोला बनता फिर रहा है। वो वापस क्लब में आती है और उस लड़के से कहती है, ठीक है चलो लेते हैं बदला, बताओ कहाँ से शुरू करें? मुझे पता ही था कि तुम वापस जरूर आओगी। जी यून ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है तो कांग सियू उससे कहता है, प्रेजेंटेशन कल ही है तो देर रात तक काम करने की क्या जरूरत है, चलो अब घर जाओ, बस एक ईमेल भेजकर चली जाऊंगी। कांग सियू को उसका चेहरा देखकर कुछ ठीक नहीं लगता है तो उसके पास आकर उसके माथे को टच करता है तो उसको पता चलता है कि जीवन को तो बहुत तेज बुखार है, अभी के अभी उठो यहाँ से, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल रहा हूँ। जीवन के पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है जिससे वो खड़ी भी नहीं हो पा रही होती है तो कांग सियू उसको अपने पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। सर मुझे घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं, ये बस पीरियड्स क्रैम्प्स है, मैं घर से पेन किलर्स लाना भूल गई थी। कांग सियू उसको घर लेकर आता है और पूछता है, पक्का पेन किलर से तुम्हें आराम मिल जाएगा? देखो हम अभी भी हॉस्पिटल चल सकते हैं, मैं बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। जीवन का बुखार उतरने तक कांग सियू यहीं पर रुकता है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है जिससे जीवन थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसका ऐसे ख्याल नहीं रखा है। अगले दिन प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट होता है जहाँ पर जीवन बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देती है और ये इवेंट बहुत अच्छा जाता है। इवेंट खत्म होने के बाद प्रेसिडेंट कांग सियू और जीवन को डिनर पर इनवाइट करती है पर कांग सियू ये कहकर मना कर देता है कि हमें कहीं जाना है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद जीवन पूछती है, हमें कहाँ जाना है जो आपने प्रेसिडेंट तक को मना कर दिया? टीम डिनर पर जाना है। तो बताओ क्या खाना चाहोगी? मेरा सबसे फेवरेट चिकन। तो कांग सियू उसको चिकन सूप खिलाने ले आता है। अरे सर मुझे फ्राइड चिकन खाना था ना कि ये। अरे एक बार खाकर तो देखो, बहुत अच्छा है। जीवन खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है। घर आने के बाद जीवन पूरे टाइम कांग सियू के बारे में सोचती रहती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। ऑफिस में जो कांग सियू के बारे में अफवाह है कि उसने एक एम्प्लॉय से बहुत ज्यादा काम करवाया था जिस वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था और थेरेपी लेने के लिए उसने जॉब छोड़ दी थी, वही बंदा कंपनी फोरम पर लिखकर बताता है कि उसने जॉब कांग सियू की वजह से नहीं छोड़ा था बल्कि उसको एक बीमारी हो गई थी इसलिए छोड़ा था। कांग सियू ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी इसलिए वो कांग सियू को अपना फरिश्ता मानता है। हमें ये भी बताया जाता है कि ऑफिस में से ही किसी ने उस बंदे को कांटेक्ट किया था ताकि ऑफिस में कांग सियू को लेकर जो अफवाह है उसे खत्म कर सके। जीयून कॉफी खरीदकर कांग सियू के पास जा रही होती है और काफी खुश होती है पर तभी वो देखती है कि मिस चोई कांग सियू के पास आती है तो वो छिप जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं जो देखकर जीयून मन में कहती है, ब्रेकअप के बाद भी क्या इन दोनों ने दोस्त रहना चुना है? पर इसके बारे में सोचकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। वो काफी उदास हो जाती